नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आपको पता है एक ही चरण में कंप्लीट होंगे। एक ही दिन में जो है वो सारे महाराष्ट्र में चुनाव लड़े जाएंगे। तो अब जो है वो जो मीडिया या यूट्यूबर्स जो थे हरियाणा के चुनाव में अपनी जो है वो भविष्यवाणी कर रहे थे, आकलन कर रहे थे, वो सभी अब लोग जो है वो महाराष्ट्र पे चले गए हैं। और मैंने देखा है कल से जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की उसके बाद से कुछ लोग, वही जिसकी हम बात करते हैं एक लॉबी, उसने आकलन करके एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब कुछ जो है वो जारी करना भी शुरू कर दिया। और सब लोग फिर वही गलती करते हुए नजर आ रहे हैं जो उन्होंने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में की थी। अब हो सकता है क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा हुई है और राजनीति का जो खेल है वो अंतिम दिन तक, अंतिम समय तक चलता है, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे आंकड़े जारी करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, किस तरीके से जो है वो टिकट फाइनल किए जाएंगे, जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके बीच में सीट का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इसके बाद में चुनावी रैलियों में किस तरीके से जो है वो मुद्दे आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर किस तरीके से आरोप लगाएगी, वो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो सेंटिमेंट वगैरह सब कुछ जो है वो अंत तक चलेगा जिस तरीके से हरियाणा में चला था। और उसके बाद में जो है वो चुनाव होंगे और फिर परिणाम आएगा। तो मैं ऐसी जल्दबाजी करके आप लोग जो मुझे सुनते हैं, मैं उनको जो है वो बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहूँगा। लेकिन हम इस स्थिति में अभी की बात करें तो इस स्थिति में जो है वो आकलन जरूर कर सकते हैं। और आकलन जो है वो इस तरीके से किया जा सकता है कि अभी महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी हुई है। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो स्थिति कांग्रेस की हुई है वो स्थिति महाराष्ट्र के चुनाव में तो दिखाई नहीं देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में नहीं है, जो मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ इस मामले में, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना होने वाला है। क्योंकि हरियाणा के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में हमने बात किया था कि ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ही हराएंगे। तो ठीक इसी तरीके से इस बार जो चुनाव है वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में होगा। क्योंकि दोनों की जो साख है, आपने थंबनेल देखा होगा, उद्धव ठाकरे अपनी मुख्यमंत्री पद की जो महत्वाकांक्षा, और उस महत्वाकांक्षा के चलते बाला साहब ठाकरे जो मातोश्री से बाहर नहीं निकलते थे, जिसको मिलना होता था वो मातोश्री पहुंचते थे, जबकि उद्धव ठाकरे जो है वो दिल्ली तक के चक्कर काट रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे इसलिए अब इस आकलन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर हम कुछ फैक्ट्स के साथ बात करने वाले हैं। और फैक्ट्स क्या है? बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का चेहरा। और खबरें आती है, आपको पता होगा कि दाऊद इब्राहिम को अगर किसी ने मुंबई छुड़वाई तो वो बाला साहब ठाकरे थे, और उनकी एक कॉल से पूरा महाराष्ट्र, मुंबई जो है वो बंद हो जाता था। कभी वो जो है वो मीडिया में, चाहे इंटरव्यू हो चाहे किसी भी चीज़ में, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे जो है वो डगमगाते नहीं थे, और कांग्रेस पार्टी के दुर्विरोधी। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी के दुर्विरोधी, लेकिन ऐसा था नहीं। क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति महत्वाकांक्षा का खेल है। तो ये पहली बार नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया है, या फिर उद्धव ठाकरे की वजह से। बाला साहब ठाकरे जो है, जब से आपको पता होगा, बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की 1966 और 1967 के बाद। तो वो एक ऐसा वक्त था जब वो कांग्रेस पार्टी के विरोध में थे। लेकिन अब जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, 1975 में जब इमरजेंसी का समय था और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, उस वक्त बाला साहब ठाकरे को जो है वो जेल जाना जो है वो मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन कर दिया। तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों की गलतफहमी, अगर आपको लग रहा हो कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी के साथ जाके गलती की है, नहीं, ये राजनीति है। और इस राजनीति में फिर हम लोग आपस में जो है वो बैठ के चाय की रेडी पे, रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे लड़ने लग जाते हैं।
तो राजनीति संभावनाएं, जहां संभावनाएं नजर आती है वो नेता जो है वो वहीं पहुंच जाता है। तो 1975 में बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको जेल जाने से डर लग रहा था, जेल नहीं जाना था उनको। और उसके बाद में 1977 में जब चुनाव हुए तो उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन किया था बाला साहब ठाकरे ने। यह आपको शायद हो सकता है आपके ये रिकॉर्ड में ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। और फिर उसके बाद में इसी का नतीजा था कि बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी का जब समर्थन किया तो 1978 में जब बीएमसी और विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, तो इसमें बाला साहब ठाकरे को जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा, अपने मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, वो गलत ट्रैक पे चले गए। और उसके बाद में एहसास हुआ, लेकिन 1980 के फिर जो चुनाव हुए उन चुनावों में, लोकसभा चुनावों में उन्होंने वापस से जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। लेकिन इस बार जो वजह थी वो इंदिरा गांधी नहीं, इस बार की जो बड़ी वजह थी वो थी AR अंतुले। AR अंतुले कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता थे, और उनसे बाला साहब ठाकरे के जो रिश्ते थे वो बड़े अजीज थे। इस वजह से बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। तो ये 5 साल का जो ड्यूरेशन चला उसमें बाला साहब ठाकरे को पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चलने वाला है। तो उसके बाद में जब अगले जो इलेक्शन हुए तो अगले इलेक्शन में बाला साहब ठाकरे ने जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा। और आपको याद होगा, यहां से बाला साहब ठाकरे और बीजेपी की शुरुआत होती है। बाला साहब ठाकरे ने अपने 2 उम्मीदवार बीजेपी के निशान के ऊपर जो है उनको चुनाव लड़वाया। और जब ये रिश्ता आगे बढ़ा तो 1989 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हुआ। ये पहली बार जो है वो गठबंधन हुआ था जिसकी सारा जो क्रेडिट है वो प्रमोद महाजन को जाता है। प्रमोद महाजन उस वक्त एक बड़े राजनेता थे, उन्होंने ये गठबंधन करवाया। और फिर उसके बाद में ये गठबंधन का जो है वो फॉर्मूला आगे बढ़ा। और फॉर्मूला जब आगे बढ़ा तो ये आधी आधी सीटों के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ते थे। तो यहाँ से जो है वो इन दोनों पार्टियों की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में चाहे आप कोई भी वो ले लो, लेकिन फिर उसके बाद में जो है वो जब भारतीय जनता पार्टी की कमान 2004 के बाद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथों में चली गई तो फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। और आपको पता होगा इसके बाद में जो भी चुनाव हुए उन चुनावों में जो स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं 2014 और 2019 के चुनाव। 2014 में जिस तरीके से मोदी की लहर थी और उसके बाद में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त दोनों की जो स्थिति अगर आप देखोगे तो शिवसेना 63 सीटों पे और भारतीय जनता पार्टी 122 सीटों पे। तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। और उस वक्त आपको पता होगा नॉन मराठा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 5 साल की सरकार चली, एंटी इनकम्बेंसी हुई। और एंटी इनकम्बेंसी के बाद में 2019 में वापस जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना चुनावों में जाती है। तो 2019 में फिर ये जो सीट का जो मार्जिन है, भारतीय जनता पार्टी 164 सीटों पे चली जाती है। 164 सीटों के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ा जाता है और वो 124 पे जो है वो शिवसेना लड़ती है। ये जो है ये 2019 का जो है वो गणित है। और 2019 के इस गणित में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन एक बात पे जो है वो पेच फंस गया था। उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जागी कि उनको जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और ऐसी ही गलती जो है वो 2006 में बाला साहब ठाकरे पहले भी कर चुके थे। शायद आपको पता हो या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। 2006 में जब बाला साहब ठाकरे ने, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में आपको पता होगा उस वक्त पहला नाम अगर किसी का आता था तो वो था राज ठाकरे का। राज ठाकरे एक्टिव थे, सक्रिय थे राजनीति में। और उद्धव ठाकरे की स्थिति राहुल गांधी की तरह ही थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी जो है वो उद्धव ठाकरे को बना के सबको चौंका दिया। राज ठाकरे ने जो है वो शिवसेना छोड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, आपको पता होगा, एक नई पार्टी की घोषणा कर दी। उसके बाद से राज ठाकरे जो है वो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं और शिवसेना का जो पूरा जो विशेषाधिकार या उत्तरदायित्व जो था वो उद्धव ठाकरे के पास चला गया। तो बाला साहब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में यह आया कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और इसी महत्वाकांक्षा के चलते
भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन में शिवसेना थी वो चली गई महाविकास आघाड़ी में, उसी कांग्रेस पार्टी और उसी शरद पवार के साथ, एनसीपी के साथ। सरकार भी चली कुछ दिनों के बाद, लेकिन उसका असर ये हुआ कि चारों तरफ चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या और भी मुद्दे हो, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे में शिवसेना जो है, बाला साहब ठाकरे के समय की बात कर रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ थी। और टीआर बालू का तो आपको पता ही होगा, राम सेतु को तोड़ने के लिए उन्होंने जो है, कांग्रेस पार्टी के उस वक्त वो सहयोगी दल के थे, नेता थे, मंत्री थे, और उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दे दिया था कि राम जो है वो एक काल्पनिक पात्र है। तो यहाँ से जो है वो पार्टी की नीतियाँ बदलती है, और पार्टी की नीतियाँ इस तरीके से बदलती है कि एकनाथ शिंदे अपने गुट के विधायकों के साथ शिवसेना को तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिलता है, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो है वो देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अगर गलती करती है तो हमें उसकी भी बात करनी चाहिए। अजीत पवार जिसके ऊपर जो है वो करप्शन के चार्जेस थे, अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ में लिया, और साथ में लिया तो लिया, लेकिन जो जल्दबाजी दिखाई गई कोविड के समय में, आपको पता होगा 6 बजे तक ही उन्होंने राज्यपाल के वहाँ जाकर शपथ ले ली थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे जो है वो गलत स्टेप साबित हुई। हालांकि उससे भारतीय जनता पार्टी ने सबक भी लिया, और उसके बाद में शिवसेना का झगड़ा चला, और शिवसेना का झगड़ा चलने के बाद में एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बने महायुति के। और उसके बाद में अब अगर हम 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तो ये लोग जो है, जिसको हम एक लॉबी कहते हैं, ये लोग अनुमान लगा रहे हैं लोकसभा चुनाव से। तो लोकसभा चुनाव की स्थिति अलग थी, और ये हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम ने शायद बता भी दिए होंगे इन लोगों को, लेकिन इनको समझ क्यों नहीं आ रहा, ये इनका जो है वो अपना एक विषय है, या फिर शायद हो सकता है इनको उसी में जो है वो मजा आता हो। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुश्किल में है, महायुति जो है वो कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, ये वो। तो आपको एक सबसे बड़ी जानकारी मैं बता देता हूँ, महायुति ने 90% जो सीटें थी उसमें सीटों का जो बंटवारा जो है वो फाइनल हो गया, जबकि महाविकास आघाड़ी में जो उद्धव ठाकरे सीएम बनने के लिए, संजय राउत की क्या स्थिति है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ जहाँ सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लोकल लीडर थे संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, आपको पता होगा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो कमजोर हुई है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो है वो मजबूत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी इस चुनाव में भी। सरकार कौन सी बनेगी ये आने वाला समय तय करेगा, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अब ये लोग जो है वो एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला कहाँ है, क्योंकि उनकी अभी सीटों के पेच फंसे हुए हैं। कुछ सीटें उनको एनसीपी को देनी पड़ेगी, कुछ सीटें जो है वो उनको दूसरे जो उद्धव ठाकरे हैं उसको देना पड़ेगा, और उद्धव ठाकरे ने तो पहले ही जो है वो ताल ठोक दी है। और उद्धव ठाकरे अगर कम सीटें लेते हैं तो फिर उनकी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो खतरे में पड़ जाती है। जबकि अगर आप देखोगे एकनाथ शिंदे को, तो एकनाथ शिंदे ने दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है उसको ही अपनी हाईकमान मान रखा है, और सीधे जो फैसले हैं वो हाईकमान के सलाह के साथ लिए जाते हैं। ये एक बड़ा फर्क जो है वो अभी हमें देखने को मिला है, और उसमें तुरुप का इक्का साबित होगी जो आप बात करते हैं लाडली बहना योजना। ये जो है वो महाराष्ट्र में ये तुरुप का इक्का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये साख की लड़ाई होगी शिवसेना वर्सेस शिवसेना में, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना में। और जो बाजी मारेगा हो सकता है वो इसमें जो है वो किंग मेकर की भूमिका में निकलकर सामने आए। तो जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो 90% जो सीटें हैं उसमें से आप 288 सीटों में से लगभग अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो 158 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा शिंदे गुट की शिवसेना 70 सीटों पे और एनसीपी गुट की जो है वो 50 सीटों पे। और भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में अगर कोई कमजोर कड़ी होगी सहयोगी दल की तो वो सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने उस मुद्दे पे वापस लौट आई है जिस मुद्दे के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको जो है वो ठोकर लगी। और आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी उन्होंने जो है वो बटोगे तो कटोगे। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक रह गया, ये बड़ा सवाल होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा के देखिए कि दूसरा जो है
फिर चाहे वो ओबीसी हो, चाहे मराठा उससे हो, या फिर जो है वो शिवसेना की बात करने वाले हो। तो फिर उस हिसाब से ओरिजिनली जो शिवसेना है, वो अगर बाला साहब ठाकरे के पच्चीनों पे कोई चल रहा है तो एकनाथ शिंदे चल रहा है, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे तो उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन्होंने जो है वो सनातन को डेंगू का, मलेरिया और कोड कह दिया, जो हिंदुत्व विरोधी रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो फिर नैरेटिव में पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि जो मराठाओं का जो आंदोलन चल रहा है, जरांगे पाटिल, मनोज जरांगे, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि उस स्थिति में जो है वो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है, किसान आंदोलन हुआ ना हरियाणा में, तो उसके सारे जो किसान थे, जाट थे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं गए ऐसी स्थिति में, क्योंकि इनका अनुमान तो यही था। तो जहां मराठा आंदोलन है, तो मराठा आंदोलन को अगर आप देखोगे, स्टडी करोगे, तो आपको पता लगेगा ये तो शरद पवार की एक चाल थी भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को कटघरे में खड़े करने की। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का इससे पहले जो एक इंटरव्यू हुआ था, आपने देखा होगा, उन्होंने सीधे तौर से कहा कि आप शरद पवार से लिख के ले लो कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो आपको आरक्षण देंगे। और शरद पवार जो है वो ऐसा साफ तौर से कहते हुए नजर नहीं आ रहे। क्यों नजर नहीं आ रहे वो आपको पता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनको पता है कि वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि एनसीपी तो पहले ही टूट चुकी है। तो यहां से मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी 158 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और जिस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी चीजें भी मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जो है वो 62 सीटें आती है, और उसमें जो है वो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आती है। लेकिन इसके अलावा अगर उत्तर महाराष्ट्र, अगर पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ हम देखते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत आती है, मजबूत होती हुई दिखाई देती है। तो 1 to 1 फाइट में अगर आप देखोगे तो फिर तो कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं भी नहीं टिकती, और 1 to 1 फाइट में ये जा भी नहीं सकते। तो इन लोगों का अनुमान, अभी जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, कौन सी सीट पे किस तरीके, कौन सा कैंडिडेट निकलेगा, किसको जो है वो टिकट दिया जाएगा, जातियों का बंटवारा किस आधार पे होगा, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मुद्दे कौन से चलने वाले हैं। क्योंकि इनके हिसाब से तो बाबा सिद्दीकी जो है उसकी मौत भी जो है, उससे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को ये कोसने लग गए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी मुश्किल में आ गई। तो कैसे आ गई, इसका जवाब अगर इन लोगों से पूछे तो बाबा सिद्दीकी कौन सा कोई था, बाबा सिद्दीकी भी तो डॉन ही था, और उसका अंत जो है वो जिस तरीके से हुआ वो हो गया। तो उससे अगर आप कंपेयर करके देखते हो तो फिर तो लगता है कि हिंदू वोट जो है वो एक तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हिंदू वोट एक तरफा जा रहे हैं, तो फिर तो कांग्रेस पार्टी क्या, महाविकास आघाड़ी को जो है वो शोपड़ा साफ होने से कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये लोग नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, ऐसा कुछ जो है वो अभी तो नज़र आ नहीं रहा। अभी सिर्फ लड़ाई जो है वो दो ही जगह नज़र आ रही है, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। इसमें यह देखना होगा कि इनमें से बाजी कौन मारता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेफ गेम खेल रही है, और मुझे लगता है कि वो अंत तक जो है वो सेफ ही जाएगी। और ऐसा जो है वो आपको पता होगा, अभी बीएमसी के चुनाव में हमने देखा ही। और उद्धव ठाकरे, आपने देखा राहुल गांधी के पास गए और लगातार जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद में तो उनकी जो प्रेशर की जो पॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको मुख्यमंत्री पद का जो है वो चेहरा घोषित किया जाए। प्रियंका चतुर्वेदी, आपको पता होगा, उनका स्टेटमेंट देखा होगा। और संजय राउत, क्योंकि संजय राउत को शिवसेना को अगर तोड़ने में, और शिवसेना को आज इस स्थिति में अगर उद्धव ठाकरे को पहुंचाने में, जिस तरीके से हम राहुल गांधी के लिए चंडाल चौकड़ी की बात करते हैं, तो ये संजय राउत जो है वो उसी तरीके का एक इंसान है जो शिवसेना को पूरा दिमाग की तरह चाटता चला जाएगा, क्योंकि पब्लिक जो है वो सब कुछ देखती है। और फिर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आरएसएस का बनाया जाता है। तो आरएसएस में, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो में बात की थी, जिस तरीके से जो भी ये लोग, चाहे अजीत अंजुम हो, सत्यपाल मलिक हो, योगेंद्र यादव हो, कि मोदी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो फिर हरियाणा में अचानक से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे कैसे निकल गई। तो महाराष्ट्र में तो जो है वो आरएसएस का गढ़ माना जाता है। तो फिर उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को कौन बचाएगा, तो आप खुद सोच के देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो है वो इस आकलन करने में, अगर हम कोई आकलन पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। खुद को भी धोखा देना होगा और अपने सुनने वालों को भी धोखा देना होगा, क्योंकि मुद्दे बहुत है। अभी एक आपको पता होगा, नेहरू की एक शिवाजी को लेकर टिप्पणी पे भी चल रहा था, और अशोक वानखेड़े जो ये बोलते नजर आ रहे थे
कि गुजरात वालों ने जो है वो शिवाजी को धोखा दिया, मतलब कब की बात और कहाँ जाके वो जो है वो चुनाव में देख रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि इन लोगों की जो एनालिटिक जो विश्लेषण ये कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बजाय जो है वो जिसको आप गोदी मीडिया कहते हो उसको, और जो ये वामपंथी जो चाटुकार पत्रकारिता है उनके बीच में, और ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना होने वाला है। बाकी हम नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरीके से टिकट वितरण होता है, क्या जातीय समीकरण देखे जाएंगे। उसके बाद में अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता है, टिकट बंटवारे पे आके जब इनका पेच फंसता है तो कितने लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरफ भागेंगे, बागी हो जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी अगर आपको लग रहा है कि इससे सबक लेंगे, तो अभी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मंथन के नाम पे एक कमेटी बना दी और छोड़ दिया गया, और 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं महाराष्ट्र के चुनाव को, एक सचिन पायलट और एक अशोक गहलोत। ये जो बदलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है, और दोनों ने कांग्रेस पार्टी की स्थिति राजस्थान में क्या कर दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट। मैं सचिन पायलट का समर्थक हूं, लेकिन मैं यहां पे कतई समर्थक नहीं हूं कि सचिन पायलट जो है वो मानेसर आ जाते हैं और फिर उसी पार्टी में वापस चले जाते हैं। उस वक्त सचिन पायलट को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए था, थर्ड फ्रंट पे चले जाना चाहिए था, एक नई पार्टी बनाते अपनी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जग जाहिर है सचिन पायलट, अशोक गहलोत, और फिर उनको प्रभारी बनाया गया है केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, अभी उसको जो है वो साइडलाइन किया गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में मंथन के नाम पे जो है वो अपनी कमजोरियों को छुपाने का एक तरीका है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अभी मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप सबके आकलन देखें, विश्लेषण देखें, लेकिन अपना जो है विवेक और विचार जो है उसका इस्तेमाल करें, और देखते जाएं कि आने वाले समय में जो है वो चुनाव आगे कैसे बढ़ता है और उसके परिणाम क्या होने वाले। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।